एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज अड्डा में। और बहुत ही मजेदार चर्चा हो रही थी अभी ब्रेक से पहले, जरूर देखिएगा इसको फिर से पूरा। मैंने कहा था कि 3 मुद्दे हमें दिख रहे हैं, कोई एक आपको चुनना है। सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट के लिए रिस्क क्या है? अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरें, खाड़ी में चल रहा युद्ध, या भारत में होने वाले चुनाव? क्या एक बताइए कोई रिस्क? नहीं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे नीरज जी, जो सबसे बड़ा रिस्क जहाँ से बात पूरी शुरू हुई, इलेक्शन तो अभी आने हैं और युद्ध बाद में शुरू हुआ, पर जो इन्वेस्टर्स को पिछले काफ़ी समय से डरा रही है बात, वो है इंटरेस्ट रेट्स, और स्पेशली जो यूएस के फेड के रेट्स हैं। और अब डर ये है कि यूएस फेड अगर रेट काटेगा भी तो भी रेट्स नहीं गिरेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जब भी यूएस अपना डेफिसिट फंड करने के लिए बॉन्ड्स इशू करता था, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में वो खरीदने के लिए आ जाते थे। सबसे बड़ा उसमें चाइना था। चाइना, इंडिया, यूरोप, जापान बड़े बायर्स थे। तो एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था कि फेड डिसाइड करता था क्या रेट पे दूंगा, वो लोग ले लेते थे, रख लेते थे। अब वो बायर्स नहीं रहे। चाइना एक्चुअली सेल कर रहा है यूएस बॉन्ड्स, और वो आई थिंक पिछले 15 साल की लोएस्ट होल्डिंग पे आ गया और अभी भी रुक नहीं रहा है। तो अपना सेकेंडरी मार्केट में वो बॉन्ड्स बेच रहा है। लेने की तो बात छोड़ दीजिए आप। जापान खुद अपनी इकॉनमी पंप प्राइम करने के लिए अपना इकॉनमी के लिए कर रहा है। तो जो बड़े बायर्स हैं यूएस डेट के, वो निकल गए हैं। तो अगर इस इन्वायरमेंट में कोई कहे कि अगर यूएस का बॉन्ड 10 साल का 5% पे फेड ने रेट काट के 4% कर दिया, तो अगर 5% पे कोई बॉन्ड लेने का तैयार नहीं तो वो 4% पे क्यों लेगा? बायर ही नहीं है आपका। तो एक जो बड़ा कंफर्टेबल रिलेशनशिप था कि पूरी दुनिया यूएस के डेफिसिट को फंड करती थी, वो चला गया है। अब वो पूरा डामाडोल हो गया। तो उसकी वजह से यूएस, और जो यूएस का डेफिसिट है वो रुकने को तैयार नहीं है। मतलब दिन के 30-35 बिलियन डॉलर वो बोरो कर रहे हैं इस समय। 100 बिलियन डॉलर तो युद्ध के लिए मांग रहे हैं। और वो रुक ही नहीं रहे। मतलब उनका कोई पॉलिटिकली भी कोई, और इलेक्शन का टाइम है तो वैसे ही वो नहीं काटना चाहते। अभी जो उन्होंने प्लेजेस किए थे जब डेट सीलिंग हिट हुई थी, वो सारे भूल गए लोग। सब खत्म। तो इस इन्वायरमेंट में कि आप एक कॉन्स्टेंटली बोरो करे जा रहे हो, आप एक ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली सारा पैसा सक किए जा रहे हैं, तो रेट्स तो बढ़ेंगे ही ना। फिर आप इतना डेट इशू करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा रेट देना ही पड़ेगा। तो अब फेड रेट काटे या ना काटे, मुझे तो लगता है इससे भी आगे बात चलेगी। फेड का कंट्रोल नहीं है इसमें। आपको बताऊँ, वो भी नवंबर 3rd वीक में आने वाला है, वो डेट सीलिंग वाला वापस से। हाँ, लोग भूल गए, वो याद दिलाएगा अभी। बिल्कुल। अभी फेड की मीटिंग के बाद हम लोग उस पर रोज बात करेंगे। आ गया फिर से वो, हर 45 दिन में आ रहा है। वरुण जी, आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या लगता है मार्केट के लिए हो सकता? रिस्क, चिंता या इवेंट, क्या व्हाट एवर इसे? आई थिंक यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, हम क्या कर रहे हैं पिछले 20-30 साल का देखते हैं, इतना लो रहा है, हाईएस्ट रहा है। मुझे नहीं लगता वो वापस अब वो 1-1.5 में कभी जाएगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 5-10 साल। तो हमें अपने को ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ये यूएस इंटरेस्ट रेट 4% के करीब, 5% के करीब कुछ टाइम तक रहेगा ही रहेगा। जैसा अभय जी ने एक्सप्लेन किया कि कितने डिफरेंट रीजंस हैं, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो वहाँ पर, और नॉर्मली ये देखा गया पिछले रिसेशंस में या पिछले जितने भी डिप्स आए हैं, कि जब फर्स्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है उससे करीब 18 से 24 महीने के बाद इकोनॉमी में आपको साइंस दिखने लगते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है, कहाँ कहाँ डिमांड कम हुई, कहाँ कहाँ जो साइंस ऑफ रिसेशन है। तो मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में आपको यूएस से नेगेटिव इकोनॉमिक डेटा आएगा, और इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता यहाँ से अब और आगे बढ़ेंगे। थोड़े टाइम तक वो यहीं पर स्टेबल रहेंगे। ओके। इससे एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है अरुण जी इसमें। जैसे अभी जीडीपी नंबर आया 4.9%, है ना, 4.5 के अनुमान से भी ज़्यादा है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने रिवाइज कर लिया था। मेरा मानना है कि जितनी मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आती है कि अगर ग्रोथ रेट हो रही है बढ़िया, तो रेट कट तो आप भूल जाओ। क्यों करेगा भाई? जब आप हाई एलिवेटेड रेट पे ग्रोथ दे रहे हो तो मैं क्यों कम करूंगा? और ग्रोथ हो रही तो जॉब आ रहे हैं, तो रेट कट तो मुझे लगता है ऐसा ही कर रहे हैं कि भूल जाइए आप, अभी तो संभव ही नहीं है। एलिवेट लॉन्गर फॉर हायर, वो नहीं सॉरी हायर फॉर लॉन्गर, वो कितना लंबा चलेगा अभी पता है, कहना मुश्किल है, ये लंबा जाएगा। सुदीप सर, क्या खेल है भाई? आपको क्या रिस्क लगता है सबसे बड़ा? ये मैं तो अभय जी और अरुण जी के साथ सहमत हूं। आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कशन से सहमत हूं। हाँ। पर मुझे जो लगता है इंडिया मार्केट के लिए रिस्क दूसरा है। हाँ।
5% आपके पास रेट, यूएस रेट चला गया था 4.99, वहां से थोड़ा कम हुआ। और आई कंप्लीटली एग्री, यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। मैं खुद भी यूएस में घूम के आया, और वहां जॉब का डिमांड भी इतना स्ट्रांग है, तो जीडीपी तो अच्छा होगा ही, वो तो रहेगा। बहुत जल्दी ये कम होने वाला नहीं है। और ये सारे जो फैक्टर्स अभय जी कह रहे थे, अरुण जी कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। पर अब एक चीज देखिए, जो मुझे लगता है कि 4.5-5% के बीच में भी अगर रेट रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि विदेशी निवेशक इंडिया में निवेश करना बंद कर देंगे। क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ और इंडिया का करेंसी का स्टेबिलिटी अगर रहे, तो इंडिया में पैसा आएगा। क्योंकि अब यूएस के बाहर जहां वो लोग कंफर्टेबल है निवेश करने के लिए, वो इंडिया है। यूरोप में नेगेटिव ग्रोथ है, चाइना में कोई निवेश नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। और इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे उनको अभी भी लग रहा है कि निवेश करके मुनाफा, प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है इंडिया के लिए, वो है जो जियोपॉलिटिकल का जो फॉल आउट है, कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ना। और ये क्रूड ऑयल प्राइस इंडिया के लिए एक भयंकर चीज है, कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता रहे, तो इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का कैपिटल मार्केट, इंडिया के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स सब बिगड़ जाते हैं। और वो अगर बिगड़े, तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ आ जाएगा। तो फिर विदेशी निवेशक कपल्ड विद यूएस हाई इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो ऑयल प्राइस बढ़ना और जियोपॉलिटिक्स के साथ वो रिलेटेड है। क्रिस वुड भी आपकी बात से सहमत है कि जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उसको मार्केट इग्नोर कर रहा है। मार्केट इग्नोर ये क्या कर रहा है, बल्कि वो ज़्यादा बढ़ के रिस्क ले रहा है कि देखते पहली मिसाइल कब दगती है ईरान के ऊपर या कहीं। तो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सुदीप सर ने, कि अगर अनफॉर्चुनेटली ये कहीं भी एस्केलेट हो गया, लीबिया में हो गया, सीरिया में हो गया, लेबनान में हो गया या इराक में हो गया, तो फिर क्रूड रोके नहीं रुकेगा सर। और वो बिगेस्ट रिस्क होगा। फिर बॉन्ड डील तो सब भूल जाओ, पहले तो क्रूड संभालो। तो जो क्रिस वुड कह रहे हैं ग्रीड एंड फियर में अपनी जेफरीज वाले, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग मुझे दिखती है कि ना तो यूएस चाहता वर्ल्ड वॉर हो या कोई बड़ा युद्ध हो, ना यूके चाहता, ना फ्रांस चाहता, इवन रशिया भी नहीं चाहता। वो एक युद्ध में इतना झेल चुका है कि किसी का मन नहीं है या हिम्मत नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, युद्ध तो हमेशा पागलपन की स्थिति में ही होते हैं। कब किसी का दिमाग सटक जाए, मिसाइल दगा दे, तो हो गया फिर। तो ये बात आपकी सही है सुदीप सर, कि कोई ना कोई एक ऐसा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो 3 पॉइंट्स बता दिए, तीनों एक्चुअली बहुत बड़े इवेंट हैं इंडियन मार्केट के लिहाज से, इसलिए उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब मेरे पास 2-3 मिनट बचे हैं। मेरा फेवरेट काम जो मैं वीकेंड में करता हूँ, आप क्या करेंगे वीकेंड में? मेरे एक दोस्त हैं, वो म्यूजिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कल उन्होंने शाम को एक जीनत अमान के साथ एक रेट्रोस्पेक्टिव उनका आइए साथ में चले, वो दीनानाथ हॉल में है विनय पार्ले में। तो उसमें मैं जाऊंगा कल। तो कहाँ पे है ये दीनानाथ ऑडिटोरियम विले पार्ले में। तो शैलेश पेठे करके हैं, वो डीडी पे भी अपने प्रोग्राम उसमें जीनत अमान जी क्या करेंगी? तो उसमें वो आके बताएंगे कि कौन से उनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं, कैसे फिल्म हुए, और साथ में वो सॉन्ग्स प्ले होंगे। उनका रेट्रोस्पेक्टिव पूरा होगा। तो वो अच्छा मुझे लगता है शो होगा, उसके लिए मैं कल होगा ये? जी कल।